मलेशिया जो आप बच्चों को लेके जाएंगे, बाय एयर लेके जाएंगे या कश्ती में बैठा के पहुंचा देंगे, वहां जाके फैमिली बनवाते हैं या उनको फैमिली कंसिडर करते हैं? तो एज ए फीमेल कैंडिडेट एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, सिक्योरिटी लेवल क्या होगा, महफूज होंगी नहीं होंगी, कोई हैरेसमेंट के केसेस तो वहां नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला जमाल और मेरे साथ आज मौजूद हैं समीउल्लाह शेख, जो फाउंडर और सीईओ हैं TGS स्टूडेंट स्टेप मलेशियन बेस्ड एजुकेशन कंसल्टेंट। Thank you so much, Abdullah bhai. Thank you for having me over here. समीउल्लाह शेख साहब, एजुकेशन कंसल्टेंट मतलब क्या है? आप ये गाइड करते हैं कि उन्हें MBBS करना है, CA करना है, या कुछ और इसका मकसद है, या ओवरऑल इन जनरल आप उनको पाकिस्तान से लेके जहां डेस्टिनी है वहां तक के लिए गाइड करते हैं? Okay, Abdullah bhai. I think education consultant जो एक वर्ड है उसको अगर हम होलिस्टिकली एग्जैक्टली अगर हम एनालाइज करें तो हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग कर रहे होते हैं। ओके। अब उस करियर काउंसलिंग में एग्जैक्टली ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि हम स्टूडेंट को सपोर्ट सिस्टम कितना ज़्यादा देते हैं। ओके। अब हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा एक यूनिक बनाती है, एक तो ये कि ऑब्वियसली हमारी फिजिकल प्रेजेंस मलेशिया में है, साथ ही साथ हम 7 कंट्रीज़ में फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। मतलब Okay. हमारा सऊदीया में फिजिकल ऑफिस है, हमारा कतर में फिजिकल ऑफिस है, बहरीन में, ओमान में, चाइना में, इवन पाकिस्तान में भी कराची और लाहौर में फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अब उस फिजिकल एग्जिस्टेंस में जो हम सपोर्ट देते हैं एग्जैक्टली वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, जो Okay. मुझे लगता है स्पेशली जो हमें यूनिक बनाती है, स्पेशली जो यहाँ पे दूसरे कंपेटिटर्स हैं हमारे। अब होता क्या है एग्जैक्टली कि एक स्टूडेंट जब नॉर्मली यहाँ पे एक एडमिशन प्रोसेस के लिए जब एक किसी कंसल्टेंट के पास आते हैं, अब उसमें क्या होता है कि एक नॉर्मली उनको असिस्ट करके उनको एक वीज़ा प्रोसेस उनका पूरे का पूरा उनको अप्रूव करवा के उसके बाद मुझे ये लगता है एग्जैक्टली कि उनको टिश्यू पेपर की तरह किसी और मुल्क में भेज के उनको अस्सलाम वालेकुम कहा जाता है। जिस तरह हमारी कंपनी का नाम TGS स्टडी स्टेप्स है, लेकिन इस TGS स्टडी स्टेप्स के साथ हम एक इमोशन कैरी करते हैं जिसको हम TGS फैमिली कहते हैं। ओके। अब वो TGS फैमिली क्यों हम कहते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे लिए हर स्टूडेंट ही और शी इज द अल्टीमेट पार्ट ऑफ आवर फैमिली। हम उसको फैमिली मानते हैं और हम फैमिली की तरह उसको अपना सपोर्ट सिस्टम या अपनी सर्विसेज जो एंड टू एंड होती हैं वो एग्जैक्टली हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ जो है हमें सबसे ज़्यादा एग्जैक्टली बाकी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे यूनिक बनाती है। अच्छा, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया फैमिली का, फैमिली से मतलब क्या है? जब भी कोई सर्विसेज देंगे आप उनसे फी चार्ज करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम भी नहीं करते। जब स्टूडेंट को हम फैमिली भी कहें राइट। और उनसे हम फी भी चार्ज करें फिर तो वो फैमिली नहीं हुई। राइट। हम कोई अपनी सर्विसेज के लिए फी चार्ज नहीं करते, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ एजुकेशनल रिक्रूटमेंट नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है एग्जैक्टली हम मलेशियन जो एजुकेशन है उसको प्रोजेक्ट और प्रमोट करते हैं अंडर द सपोर्ट ऑफ ऑब्वियसली एजुकेशन मलेशिया एंड अंडर द सपोर्ट ऑफ मलेशियन गवर्नमेंट। ओके। तो हमारा जो एक अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक डिफरेंट है। या हमारा आप उसे कहेंगे एग्जैक्टली कि हम जिस एक आइडिया को या जिस एक विजन को देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, जिसमें हम ओवरऑल एक मलेशियन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे लिए रिक्रूटमेंट फिर भी सेकेंडरी हो जाती है। तो जब हम फैमिली के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं तो फैमिली में हमारी सिर्फ स्टूडेंट के साथ ये कमिटमेंट नहीं होती कि आप हमारे पास सिर्फ वीज़ा पहले दिन आए, पहले दिन आने के बाद जब हमने वीज़ा आपका प्रोसेस करवा दिया तो चीज़ ख़त्म हो गई। मैं हमेशा या हमारी कंसल्टेंसी हमेशा बिलीव ये करती है कि जो एक स्टूडेंट को सपोर्ट पाकिस्तान में मिल रही होती है, अब पाकिस्तान में आपके पास एक स्टूडेंट आया, मतलब हमारे ऑफिस में आया, उन्होंने विजिट किया, विजिट करने के बाद वो अपने घर पे जाके सो जाता है आराम से। उसको सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट चाहिए होता है वो यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं चाहिए होता। उसको सपोर्ट चाहिए होता है जब वो पहले दिन एयरपोर्ट पे उतरता है, क्योंकि उसके लिए पूरी की पूरी दुनिया नहीं होती है, एक यूनिक दुनिया होती है जिसमें से उसको कोई अपना चाहिए होता है जो उसको हाथ में हाथ दे के जब तक वो ग्रेजुएट नहीं करता उसके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को एग्जैक्टली एड्रेस कर सके और जो भी उनके इश्यूज हैं उनको वो सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे हमारा रोल जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक हो जाता है कि हम प्री अराइवल जो सपोर्ट है वो तो स्टूडेंट को देते ही देते हैं, एंड आई बिलीव दैट इज द 50% ऑफ द जॉब। 50% स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा
जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो पोस्ट अराइवल सर्विसेज होती हैं या पोस्ट अराइवल सपोर्ट सिस्टम होता है, जिसमें से स्टूडेंट को अकोमोडेशन जो उसकी चॉइस की अकोमोडेशन है वो सर्च करके देना, जिसमें से जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं उनको एयरपोर्ट पिकअप करके उसको यूनिवर्सिटी में लेके जाना और वहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी में प्रोसेस होता है एग्जैक्टली उसके बारे में उनको बताना। फिर उसके बाद जब तक वो ग्रेजुएट होते हैं उनके पास जो यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिकली, साइकोलॉजिकली, इवन फाइनेंशियली भी जो इश्यूज आते हैं उसमें से वो हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसको हम TGS फैमिली हब कहते हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और हम उनके वो इश्यूज वहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। अच्छा समीउल्लाह शेख साहब, ये बताएं कि इसमें कोई स्पेसिफिकेशन है कि बच्चों के ग्रेड्स कितने होना चाहिए? A लेवल्स का बच्चा है, इंटरमीडिएट का बच्चा है, उसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? क्या ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन होती है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें मलेशिया में एग्जैक्टली मैं हमेशा कहता हूँ पूरे साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया एजुकेशन का पूरा हब है। क्यों उन्होंने हब बनाया हुआ है कि आप मलेशिया में लोग पढ़ते हैं, वहाँ से उनको यूके की डिग्री मिल जाती है। मतलब एक सपोज करें मैं आपको यूनिवर्सिटी बताऊँ, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, राइट, या ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी बताऊँ मोनाश यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपने कैंपसेस मलेशिया में यहाँ पे बनाए हुए हैं। राइट। अब स्टूडेंट पढ़ता है यहाँ पे है, मलेशियन फी दे के पढ़ता है, लेकिन उसको डिग्री जो है उस वाली बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी की एग्जैक्टली यहाँ पे मिल रही होती है। मलेशिया में ऑलमोस्ट 100 प्लस पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन ब्रांच कैंपसेस की यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं। दुनिया का कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जो आके मैंने सुना हो और मलेशिया में वो डिसिप्लिन एग्जैक्टली ऑफर नहीं होता। हर किस्म के कोर्सेज वहाँ पे ऑफर होते हैं, हर किस्म के डिसिप्लिन वहाँ पे ऑफर होते हैं। समीउल्लाह शेख साहब, वाई ओनली USA एंड यूरोप? वाई ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर बच्चों की प्रायोरिटी होती है कि किसी तरह यूरोप चले जाएं, जर्मनी, फ्रांस, USA चले जाएं, मलेशिया की तरफ लोग क्यों नहीं आते? और इन केस अगर आप कहते हैं कि मलेशिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन और वहाँ पर वो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूरोप में और USA में है और उनकी एफिलिएशन है, तो वाई शुड वी ऑप्ट फॉर मलेशिया? क्यों, क्या रीज़न है? व्हाट इज़ डिफरेंट? पैसों से ज़्यादा कहीं ना कहीं पे अगर आपके पास, क्योंकि आप जब वहाँ पे जाते हैं आपको IELTS दरकार है, आप जब वहाँ पे जाते हैं आपको बैंक स्टेटमेंट दरकार है। अगर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हैं, आइडियली स्पीकिंग आपको वो चीज़ सूट करती है, आप जाएं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है वो स्टूडेंट्स जिनकी चीज़ें पूरी नहीं होती और वो उन चीज़ों का इंतज़ार करते करते वो घर पे सो रहे होते हैं। राइट, हम उनको कहते हैं कि भाई मलेशिया को आप एज अ ट्रांजिट बनाएं। ओके, आप घर में सोने से ज़्यादा अच्छा है कि एटलीस्ट अपनी प्रोफाइलिंग बेहतर करें। प्रोफाइलिंग बेहतर करके, क्योंकि मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ अब्दुल्ला भाई, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से जब आप किसी भी यूरोपियन कंट्री या वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, नॉर्मली वहाँ पे सिर्फ वीज़ा के लिए आपको 1-1 साल वेट करना पड़ता है आपके अपॉइंटमेंट आने के लिए। राइट, अब वही चीज़ आप अगर मलेशिया में आके, एक स्टूडेंट है अगर उन कंट्रीज़ में जाना चाह रहा है, 1 हफ्ते के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। ओके, क्योंकि आपकी प्रोफाइलिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मतलब मैं कैलकुलेट करूँ अगर अब्दुल्ला भाई 12 या 13 साल से हमारी कंसल्टेंसी में 70 to 80% स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन करके आए हैं, मोस्टली वो सेटल्ड हैं आइदर इन ऑस्ट्रेलिया, आइदर इन UK और इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज और इन USA। कोई स्पेसिफिकेशन है कि बच्चों के ग्रेड्स कितने होना चाहिए? A लेवल्स का बच्चा है, इंटरमीडिएट का बच्चा है, उसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? क्या ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन होती है? देखिए मलेशिया में एडमिशंस ऑब्वियसली एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, वो Okay. कोर्स टू कोर्स, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करती हैं। लेकिन मलेशिया में ज़्यादातर जो कोर्सेज हैं उनमें जो एंट्री टेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिस तरह MBBS वगैरह हो गया या Okay. आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ कोर्सेज हो गए, तो उसमें इंटरव्यू वगैरह जो है वो दरकार होता है। लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर आपकी जो भी एडमिशन्स हैं वो आपकी ग्रेड्स के बेसिस पे होती हैं। जो भी एक मेरिट की एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, ओके, चाहे स्टूडेंट ने O लेवल या सेकेंडरी स्कूल के बाद फाउंडेशन में जाना हो, या स्टूडेंट ने A लेवल या HSC जिसको हायर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं उसके बाद डायरेक्टली डिग्री में जाना हो, या आपने ग्रेजुएशन करके उसके बाद आपने मास्टर्स में जाना हो, हर किसी की हर एज पर कोर्स अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं। वो एंट्री रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करें, आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है। ओवरऑल स्पीकिंग मलेशिया की जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं,
लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज़ वो थोड़ी जो है वो डिफ़र करती हैं एग्जैक्टली। अच्छा, मलेशिया से कोई भी डिग्री एक्वायर करते हैं हम, ग्लोबली हर जगह एक्सेप्टेड है? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने जिस तरह आपको कहा कि एससी यूनिवर्सिटीज़ पूरी दुनिया में जो यूनिवर्सिटीज़ को मेजरिंग करने वाली अथॉरिटी है उसको क्यूएस रैंकिंग कहते हैं। अब क्यूएस रैंकिंग में मलेशिया की अपनी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो लेस देन 100 अपनी यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं। दूसरी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फॉरेन ब्रांच कैंपसेस जिस तरह मैंने बताया, उनके कैंपसेस भी वहाँ पे मलेशिया में हैं। तो इसी वजह से ही मलेशियन एजुकेशन ओवरऑल इतना ज़्यादा उसने ग्रो किया है कि उनकी जो भी डिग्रीज़ हैं, सारी चीज़ें, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है वहाँ पे। जो मलेशियन क्वालिफिकेशन अथॉरिटी है जिसको हम एमक्यूए कहते हैं, वहाँ से सारी की सारी डिग्रीज़ जो है वो अप्रूव्ड होती हैं, अफिलिएटेड होती हैं। अप्रूव्ड होने के बाद जैसे ही स्टूडेंट्स अपनी डिग्री यहाँ पे कंप्लीट करते हैं मलेशिया में, करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन फॉरेन अफेयर्स में जाते हैं, वहाँ से एंडोर्स करवाते हैं, फिर अपनी रेस्पेक्टिव एम्बेसीज़ में जाते हैं, वहाँ से एंडोर्समेंट हो जाती है। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी आता हूँ यहाँ पे, ओके। तो हमारी जान नहीं छोड़ते क्योंकि अच्छी अच्छी पोजीशंस पे वो लोग काम करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी जो है वो हमारी पूरा एक एल्यूमिनाई का हमारा बेस है जिसको हम ओन करते हैं कि माशाल्लाह वो मलेशिया में आए हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से ग्रेजुएट किया है या उन्होंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है। नाउ दे आर सर्विंग इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स इन एन अमेजिंग वे। सबसे अहम कंसर्न वो ये होता है कि भाई खर्चा कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा। 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख एक्सपेंसेस कितने लगते हैं? अच्छा, वो एक्सपेंसेस क्या सिर्फ फी के होते हैं या फिर वहां पर जाके अकोमोडेशन के भी होते हैं, या उसके बाद आप लोग उनसे फॉलो अप रखते हैं या नहीं रखते? एक तो चीज़ तय है, देखिए मलेशिया, चाहे आप किसी से भी पूछें, इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, किसी से भी पूछें, जो लोग भी मलेशिया गए हुए हैं, उन्होंने विजिट किया है, एक चीज़ मलेशिया के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है अफोर्डेबिलिटी। ओके। कि मलेशिया में एजुकेशन, टूरिज्म, खाना पीना, रिहाइश, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। ओके। मैं एजुकेशन पे आ रहा हूँ, लेकिन मैं ओके। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, हमारी फैमिली मलेशिया में भी रहती है, हमारी फैमिली कराची में भी रहती है। राइट। मैं कभी कभी पेरेंट्स को ये कहता हूँ, अगर मंथली एक्सपेंसेस हम मलेशिया में कैलकुलेट करते हैं तो हमारे कराची में मंथली एक्सपेंसेस से कभी कभी कम होते हैं। कराची ज़्यादा महंगा लगता है हमें इन टर्म्स ऑफ आपको जो ना लाइफस्टाइल आपको। हाँ, वहाँ आपकी इलेक्ट्रिक बिजली नहीं दे रही ना। सॉरी, कंटिन्यू। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन अगर मैं आपको रेंज बताऊं, सही है, नॉर्मल रेंज में हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे मलेशियन रिंगिट में करेंसी में हम फ़ी वगैरह चार्ज करते हैं, तो नॉर्मल रेंज में हमारे पास ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका ईयरली फ़ी 10 से 11 लाख से स्टार्ट होती है। पाकिस्तानी जी, ठीक है। ईयरली फ़ी। लेकिन वो पहले साल की जो फ़ी होती है एग्जैक्टली वो आपने पहले देनी होती है, क्योंकि मलेशियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या मलेशियन गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनके पास पहले आते हैं, पहले साल की फ़ी वो पहले चार्ज करते हैं, उसके बाद फिर सेमेस्टर वाइज फ़ी हो जाती है। ओके, ठीक है। इससे इसी तरह ही जो आपके पास ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्यूएस रैंक में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह आप ले लें टेलस यूनिवर्सिटी, जिस तरह आप ले लें सनवे यूनिवर्सिटी, जिस तरह आप ले लें एपीयू यूनिवर्सिटी है। राइट। अब इनकी फ़ी जो है वो एग्जैक्टली पहले साल की जो फ़ी है वो चली जाती है, आप अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन 30 से 40 हज़ार रिंगिट। तो 30 से 40 हज़ार रिंगिट आपके बन जाते हैं तकरीबन, समझें कि इन बिटवीन 20 से 25 लाख रुपए। ओके। ये रेंज है एक साल की फ़ी पर। ओके। ये सिर्फ एग्जैक्टली जो ट्यूशन फ़ी है, इसमें मतलब जो एजुकेशनल फ़ी है वो सारी की सारी आ जाती है। ज़्यादातर पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि हाउ अबाउट द फूड। अब ज़्यादातर मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ में, एक क्योंकि खुद मलेशिया एक मल्टीनेशनल कंट्री है, साथ में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे पढ़ने आते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूँ, जिस तरह एपीयू यूनिवर्सिटी है उसमें 96 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं जो आके स्टडी करते हैं। आप वहाँ पे उनको एक सिंक्रोनाइज्ड यूनिफाइड किस्म का फूड नहीं दे सकते। तो हर यूनिवर्सिटी में रिलेटिवली जो एक ज़्यादातर कॉमन फूड्स हैं वो अवेलेबल, उनके जो कैंटीन्स होती हैं वो अवेलेबल होती है। वहाँ से आप अपने फूड्स की जो चॉइसेस हैं उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ अकोमोडेशन जो है उसको रफली हम कैलकुलेट करें तो हम स्टूडेंट्स को यही बताते हैं कि आपकी अकोमोडेशन प्लस आपके जो डेली टू डेली एक्सपेंसेस हैं वो मंथली स्पीकिंग एटलीस्ट $500 में, मतलब ये मैक्सिमम है।
ऑब्वियसली स्टूडेंट पे ये डिपेंड करता है कि मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि आपकी इंटरटेनमेंट तो एंडलेस होती है, राइट। सही है। आपके जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं वो अगर मीटअप करना चाहें तो मैक्सिमम आपकी अकोमोडेशन प्लस आपके फूड, आपकी कन्वीनियंस जिसको हम ट्रांसपोर्ट वगैरह कहते हैं, या इसके अलावा भी जो आपके प्लस माइनस के खर्चे होते हैं $500 में आप इजीली मतलब अपने पूरे के पूरे मंथली एक्सपेंसेस को कर meet सकते। आपकी बात को ऐड करते हुए ये बताइएगा, क्या आपका जो मलेशियन बेस्ड एकेडमिक प्रोग्राम है वो सिर्फ एलीट और अपर मिडिल क्लास के लिए है या मिडिल क्लास भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास कोई 4 या 5 महीने पहले, आई मीन आवर स्टाफ वाज हैविंग अ जूम इंटरव्यू विद द स्टूडेंट्स। जब जूम इंटरव्यू ऑन हुआ तो आगे से जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उनकी जो छत नजर आ रही थी वो सारे के सारे कच्चे की बनी हुई थी आगे। ओके। अब वो इंटरव्यू होने के बाद इवन आई माई सेल्फ आई वॉज थिंकिंग नॉर्मली, आई मीन आई एम नॉट जजमेंटल, लेकिन मैंने भी कहा कि आई थिंक दे वोंट बी एबल टू मेक इट, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर अस। बट स्टिल एज आई सेड आवर सर्विसेज कंटिन्यूड, हमने उनसे बातचीत की, सारी चीज़ें की। तो एक गांव से आने वाले वो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं हमारे गांव में अभी तक बिजली भी नहीं है। मतलब इस तरह से बिजली आती है कि वो सिर्फ पलक छपक के लिए जो है ना वो बिजली, पलक झपक कहेंगे क्या? हाँ, पलक झपकते चली जाती है, बिल्कुल। तो जो वहाँ पे जिस तरह से बिजली आती है एग्जैक्टली, लेकिन दे ऑल्सो मेक इट। अभी मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है मैं जब उनको देखता हूँ कि वो रोज़, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे मलेशिया में जो कॉन्डोमिनियम्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अपने स्विमिंग पूल्स हैं, उसमें जिम है, ये वो। तो आई मीन आई एम टेलिंग यू अ फनी स्टोरी। जब वो पहली दफ़ा यहाँ पे स्टूडेंट आए, 4 दिन के बाद जब वो मेरे पास आके मिलने आया स्टूडेंट, तो मतलब ही वाज लिंपिंग ऑलरेडी। ओके। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया तुम्हें आके? वो ये कह रहा था मैं जिम चला गया था, मैंने हेवी जिम कर ली। तो मतलब फॉर अस, मैं उनकी स्टोरीज देखता हूँ व्हाट्सएप पे, ये वो कभी जो है वो स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, वहाँ पे एक जो ना वो एग्रेसिव किस्म की स्विमिंग एक अच्छा लाइफस्टाइल बिल्कुल वो मेंटेन में। तो एक मलेशिया आप लेके आए अपर क्लास के लिए भी, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज़ के जो आपने अपर मिडिल क्लास का, उनके पास भी सारे के सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास मिडिल क्लास के लिए भी ऑप्शंस हैं, और लोअर मिडिल क्लास भी टू एन एक्सटेंट समटाइम्स जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं। दे कैन अफोर्ड इट। यस, दैट्स वंडरफुल। ये तो बात हो गई कंसल्टेंसी की, मलेशिया आप लेके जा रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू फीमेल स्पेशली इन पाकिस्तान, एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है सिक्योरिटी लेवल क्या होगा, महफूज होंगी नहीं होंगी, कोई हैरेसमेंट के केसेस तो वहाँ नहीं होते। तो एज ए फीमेल कैंडिडेट व्हाट डू यू रिकमेंड कि मलेशिया कैसा मुल्क है? क्या पाकिस्तान में पेरेंट्स रिलाय करके मलेशिया इजीली भेज सकते हैं? इस पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अगेन। देखिए जो मिडिल ईस्ट सोसाइटी है, आई वुड फील के स्टिल कंपैरेटिवली स्पीकिंग वो ज़्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटी है। Right. जो मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान या इंडिया के जो फीमेल स्टूडेंट्स रहते हैं, क्योंकि उनकी की पूरी अपब्रिंगिंग एक कंजर्वेटिव थोड़े माहौल में हुई होती है, तो पेरेंट्स स्टिल दे आर नॉट रिसेप्टिव टू चेंज, आई वुड से। तो एक चीज़ है कि इंडिया में जो एक पूरी की पूरी मोदी की गवर्नमेंट की वजह से जो मुसलमान के साथ जो एक पूरे का पूरा एक सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया था, आई वॉज रियली सरप्राइज कि हम जब कतर में या सऊदीया में जाते हैं हमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मुसलमान फीमेल स्टूडेंट्स का मिलता है, क्योंकि दे आर मोर कंफर्टेबल टू सेंड देयर डॉटर्स टू मलेशिया रादर देन सेंडिंग देम टू इंडिया। ओके, जी हाँ, कंपैरेटिवली मलेशिया इतना सिक्योर है। बिल्कुल सिक्योर, और ऑब्वियसली दे वुड से कि वहाँ पे रेसिज्म का या किसी को पिन पॉइंटिंग का इस तरह के कोई भी कल्चर नहीं है। देखिए मलेशिया में अच्छी चीज़ क्या है कि 3 डिफरेंट किस्म के नेशनैलिटीज़ रहती हैं। एक मले हो गया, एक चाइनीज़ हो गए, एक उसके बाद जो है इंडियंस हो गए। मैं हमेशा से ये एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी जो है ना वो पाकिस्तान में जब हम आते हैं, एक 3 अलग किस्म के रिलीजन्स हैं, 3 अलग किस्म का पहनावा है, 3 अलग किस्म के खाने हैं, 3 अलग किस्म के कल्चर्स हैं, येट दे आर टुगेदर। लेकिन हमें पाकिस्तान में कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि 97% हम यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, स्टिल इस्लाम इज एन इशू। तो that's very true। तो ये है कि जो उनसे सीखने वाली चीज़ें हैं कहीं ना कहीं पे, ये बहुत ज़्यादा हम उनसे अमेज होते हैं कि एक 67% वहाँ पे मुसलमान मले हैं। आपको हर जगह पे जहाँ पे बैठे होंगे आपको अजान सुनाई देगी,
आपको हर जगह पे वहाँ पे हलाल फूड मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो मिडल ईस्ट से स्टूडेंट्स आते हैं उनको यही चीज़ अट्रैक्ट करती है कि उनको वो चीज़ फील नहीं होती है कि हमारा जो एक इस्लामिक टच है या इस्लामिक आइडेंटिटी है, वी विल हैव टू फोरगो व्हाइल कमिंग टू मलेशिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कराची में अगर स्टूडेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं, इंटरैक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? कोई आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, कोई सिम्पोजियम होगा, क्या होगा? थोड़ा ब्रीफ करें। जिस तरह से मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली कि हम हम्म, मलेशियन एजुकेशन को प्रमोट और प्रोजेक्ट करते हैं और दैट वन इज सपोर्टेड बाय द मलेशियन गवर्नमेंट से ओके, ही। अब उसके अंडर क्योंकि हम मलेशियन बेस्ड कंसल्टेंट राइट, कंपनी है, उसमें हम अपनी मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा अपने एग्जीबिशंस और फेयर्स हम करते रहते ओके, हैं। पाकिस्तान में हमने अभी तक वो फेयर्स स्टार्ट नहीं किए थे क्योंकि हमने जब अपनी ऑफिसेज यहाँ पे बनाई तो हम एक मार्केट को गेज कर रहे थे ओके, कि रिस्पॉन्स क्या आता है। राइट, Fortunately, surprisingly, the response has been very वंडरफुल, amazing. गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसके बाद हमने एग्जैक्टली ये कहीं ना कहीं पे प्लान किया कि व्हाई नॉट एक्सप्लोर पाकिस्तान मार्केट इस बार। राइट, सो दैट इज़ द वंडरफुल, रीज़न व्हाई हम अभी जो एक पूरा प्लान लेके आए हैं जिसमें से हम 2 सिटीज़ में अपना मैसिव लार्जेस्ट मलेशिया विद TJS ईडीओ एक्सपो करने जा रहे हैं। ओके, जो हम कराची में कर रहे हैं वो कोहिनूर हॉल पर्ल कॉन्टिनेंटल पीसी में कर रहे हैं, वो ओके, 90th और 20th अप्रैल को है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लाहौर में करने जा रहे हैं, एग्जैक्टली दैट इज गोइंग टू बी ऑन 26 एंड 27। तो ये एक्सपो हम प्रोजेक्शन के लिए और प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। हमें ये है कि ज़्यादातर मुझे ये कहा जाता था, अब्दुल्ला भाई, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम नोशन के आप मलेशिया के हवाले से जब भी कोई इवेंट करेंगे पब्लिक नहीं निकलती, ये हमें कहा राइट, जाता था। अभी तक पब्लिक यूके जाती है, यूएसए जाती है, लेकिन आई एम रियली सरप्राइज्ड में अभी तक जहाँ जहाँ पे स्कूल्स में हम जहाँ गए, जो भी हमने डिजिटल मार्केटिंग या ग्राउंड मार्केटिंग की है, बिल्कुल, जो एक हमारे दोस्त हैं उनके साथ नेटवर्किंग मार्केटिंग की राइट। है, रिस्पॉन्स भी। अच्छा, लेकिन ये जो आपने मुझे डेट्स बताई हैं 19 और 20th अप्रैल, इसमें सिर्फ आप मौजूद होंगे या मलेशिया से भी रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं? जी, बिल्कुल, यही अच्छी बात है कि हम जहाँ-जहाँ पे अपने एक्सपो करते हैं एग्ज़ैक्टली हम यूनिवर्सिटी के ऑफ़िशियल रिप्रेजेंटेटिव लेके आते हैं। जो हमारी इस वक़्त प्रमोशन भी डिजिटली या क्या कहते हैं ग्राउंड पे हमने कैरी ऑन की हुई है, इसमें आपको मिलेगा कि यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ़िशियली इस चीज़ को ऑन कर रहे हैं कि वी आर एक्चुअली कमिंग टू मलेशिया। तो ओके, ऑलमोस्ट हमारे पास 11 टू 12 मलेशिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ है जिनके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होंगे। तो 1 टू 1 काउंसलिंग जो भी स्टूडेंट्स के कंसर्न्स हैं ऑब्वियसली दैट इज। अच्छा, चंद क्विक क्वेश्चन आपसे। वो क्वेश्चन ये है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, यस और नो। हलाल खाना मिलेगा? ऐसा वैसा बिल्कुल हर जगह पे रीजनेबल खाना मिलेगा? बिल्कुल अफोर्डेबल। कभी कभी आपको कराची का खाना महंगा लगेगा वहाँ पे। बिरयानी के नाम पे धोखा तो नहीं है? नहीं नहीं, बिरयानी पुलाव दोनों मिल जाते हैं। अच्छा, आप लोग और ये बताएं कि मलेशिया जो आप बच्चों को लेके जाएंगे, वो बाय एयर लेके जाएंगे या कश्ती में बैठा के पहुंचा देंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है, कश्ती स्टार्ट करनी पड़ेगी मुझे, आप थोड़ा स्पॉन्सर करें तो हम भी स्टार्ट करते हैं फिर। वरना अभी तक बाय एयर है। अभी तक यार ये अच्छा, क्या? इनफैक्ट अच्छी चीज़ ये है कि अभी मलेशिया के लिए आप देखें गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। एक बातें एयरवेज थी जो डायरेक्ट फ्लाइट हाँ, उन्होंने स्टार्ट की थी, अभी एयर एशिया एक्स उन्होंने डायरेक्ट जो है वो एयरलाइन स्टार्ट की हुई है। ठीक सो आई है। थिंक दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग अ लॉट इन पाकिस्तान। मलेशिया में रेसिज्म है? उसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 3 नेशनैलिटीज़, 3 अलग रिलीजन्स व्हेन दे कैन स्टे टुगेदर। तो पाकिस्तानी कोई जाएगा, ये उसको एज ए सेकंड या थर्ड सिटीजन तो ट्रीट नहीं किया जाता? नहीं, आई थिंक सो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो रिलीजन वो एक इस्लामिक रिलीजन्स के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है और सेकेंडली ये कि वो एशियन कंट्री है, एशियन कंट्रीज जो भी बाकी ओके, एशियन मलेशिया यस या नो में बताइएगा। खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, ओहो, मतलब बहुत बहुत खूबसूरत बहुत है। है। जी हाँ। मलेशिया में क्या मोबाइल स्नैचिंग होती है? अच्छा, क्या मलेशिया में मोबाइल स्नैचिंग होती है जैसे कराची में सब कुछ, हमारी सारी चीजें अमानत हैं? इस क्वेश्चन के बारे में सोचना पड़ रहा है तो आप इससे अंदाजा ओके, लगाएंगे। परफेक्ट। अच्छा, मुझे आखिरी क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन और हैं, ये बताएं कि जो आपने गंजे हुए हैं, जी हाँ, ये स्ट्रेस में हुए हैं मलेशिया जाके या खुशी में हुए हैं? ये अभी तक तो स्ट्रेस में हुए हैं। स्ट्रेस में हुए हैं, जी हाँ, स्ट्रेस यही है एग्जैक्टली कि पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, राइट? हम उनके सेकंड पेरेंट्स हैं वहाँ पे। दैट्स हमारी वंडरफुल। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम ओन करते हैं और
अल्लाह करे कि हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हमेशा जो है सही से उतर पाए। ठीक है, वहां रहते हुए वर्क अपॉर्चुनिटीज हैं? जी बिल्कुल। वहां से आने के बाद अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में बच्चों को बहुत अच्छी मिल सकती हैं? बिल्कुल मिल सकती है। पाकिस्तान के अलावा अगर यूरोप साइड वो जाना चाहें उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? 80 to 90% हमारे सारे स्टूडेंट्स जो है वो ट्रांसफर Okay. करके ए लेवल्स के बच्चे जा सकते हैं? डन। इंटरमीडिएट जिन्होंने किया हो, दोनों। जिन्होंने ग्रेजुएशन की हो, पोस्ट ग्रेजुएट जा सकते हैं? जी हाँ, मास्टर्स करने के लिए, पीएचडी करने के लिए कोई बिल्कुल जा सकते हैं। जी अफोर्डेबिलिटी भी है? सेम रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, हर एक प्रोग्राम उनको मिल जाएगा जो उनकी चॉइस है। अच्छा नाजरीन, यहां पर मकसद ये नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। यहां पर सबसे अहम मकसद ये होता है कि जिसके थ्रू आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, जो आपसे कमिटमेंट हुई है, अगर तालीम की कमिटमेंट हुई है तो आपको बाहिफाजत उस डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाए। ऐसा ना हो एयरपोर्ट पे बेयारो मददगार आप खड़े हुए हों। यहां मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान की मोहब्बत कम है या ज्यादा है, यहां मकसद ये है कि पाकिस्तान में वो स्टूडेंट्स जो बाहर अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं, कम से कम उनके पास कोई रिलायबल सोर्स हो, उनके पास रिलायबल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो कि वहां पर एयरपोर्ट पे उतरें, अकोमोडेशन से लेके, खाने से लेके, एकेडमिक उनके पूरे प्रोसेस से लेके उनको कोई गाइड करने वाला हो, उनका गम बांटने वाला हो, बीमार हो तो कोई देखभाल करने वाला हो, पूछने वाला हो, कोई लवारिस ना रहे दूसरे मुल्क में। इसी अल्फाज के साथ समीउल्लाह शेख साहब, आपने अपना वक्त दिया, मलेशिया के हवाले से पूरा गाइड किया। इन्हीं अल्फाज के साथ थैंक यू सो मच समीउल्लाह शेख साहब। इफ यू फील लाइक सेइंग समथिंग एट द एंड प्लीज। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई। आई थिंक जो चीज़ें आपने कही हैं, इन चीज़ों को हम ऑन करते हुए आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट हम मलेशिया में करेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आप एक्सपीरियंस कर सकें। थैंक यू। पक्का है? पक्का।